दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं वैसे हमारा काम तो है पॉलिटिकल कमेंट करना, सोशियो पॉलिटिकल कमेंट करना और हमको लगता है कि यही जिम्मा हमको मिला हुआ है तो उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते रहते हैं। आप तक खबरें पहुंचाना, सही खबरें पहुंचाना, सच्ची खबरें पहुंचाना, मिलावट की बगैर खबरें पहुंचाना, ये भी हमारा काम है तो ये भी करते रहते हैं। साथ में हम जो है आप जानते हैं अलग-अलग क्षेत्र के जो व्यक्ति विशेष होते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं और वो जो सोच रहे हैं इस वक़्त हमारे देश के हालात के बारे में, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, क्योंकि राजनीति और समाज जो है एक-दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो उसको अब अलग करके देख नहीं सकते। और इसी के साथ-साथ जुड़ा हुआ है वो है हमारा कल्चरल सांस्कृतिक मामला, वो भी उससे अलग नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों पर जो है हमको जब लगता है कि कोई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लिखता है या बोलता है या विचार रखता है, तो हम कैसे भी करके उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और उनको जो है हमारे साथ जोड़ के आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो आज उसी कड़ी में आज आपसे जो है एक व्यक्ति विशेष की मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मैं उनको जोड़ूँ उससे पहले 2-3 चीज़ उनके बारे में बता दूँ। ये मुझे बड़े पसंद है। आपने 2 या 3 बार जो है शायद उनके आलेख जो लिखते हैं एक्स पर, पहले के ट्विटर था अब तो एक्स है, तो वो ट्विटर बोलना मुझे पता नहीं क्यों फिर भी अच्छा लगता है। अगर मस्क साहब को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ट्विटर ही कहूँ उसको। तो वो जो है वहाँ पे वो लिखते हैं और बड़ा धारदार लिखते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ गुजराती में एक लेखक हुआ करते थे चंद्रकांत बख्शी साहब, जिसको हम लोग प्यार से बख्शी बाबू कहते थे। वो जब उनको पढ़ते थे तो लगता था कि कलम को जो तेजाब में डुबोकर जो है बाहर निकाली है और फिर लिखना शुरू किया है। ऐसे मतलब कि लोगों के रोंगटे जो है ना वो जल जाते थे, ऐसा लिखते थे। बड़ी बड़ी धारदार शैली थी। हम बड़े मुरीद थे बख्शी बख्शी बाबू के और मैं नहीं, मेरी पीढ़ी के शायद सभी लोग थे। तो ऐसी जो धार है ना, जो लगता है कि मतलब वो अगर पढ़ लिया तो कहीं वो तेजाब का कहीं कतरा जो है आपके आपके जिगर तक या तो आपके दिल तक कहीं पहुंच जाएगा या दिमाग तक भी पहुंच सकता है। वो थोड़ा झंझोड़ देगा। तो ऐसा लिखते हैं वो, उनका नाम है मनीष सिंह। और हमारी मुलाकात हुई मतलब एक दूसरे से परिचित थे लेकिन बातचीत हुई नहीं थी। कल हमारी बातचीत हुई, अच्छी खासी लंबी खाड़ी बातचीत हुई और हमने उनको न्योता दिया कि आप महाराज आप लिखते तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए जो है आप आके थोड़ा बोलिए भी अपना। अपने बोले यार मैं वो कभी मैं करता नहीं हूँ। मैंने कहा आइए हम आग्रह करते हैं। तो उन्होंने हमारी बात को का मान रखा और वो आज प्रकट हुए हैं हमारे 4PM पे। तो हम मनीष भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये इनका अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो ये लिखते हैं, बड़ा मजेदार है मामला। ये मैं ये बता दूं कि अपने बायो में वो लिखना होता है ना, तो उसमें लिखते हैं कि गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। तो ये आप इतना अगर इनको नहीं जानते हैं तो इतना ही सुन लें तो आपको इनके मिजाज का अंदाजा जो है वो मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारी बातें इनसे सुनिए, बड़ा धुआंधार लिखते हैं। और भक्तजनों के जो पापा हैं वो और भक्तजन जितने भी है उन सब जो है इनसे मतलब परेशान है, काफी परेशान है, इतने परेशान है। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि ये लड़ाई मोड़ लेते भाई। मतलब कि मतलब कि जो आया और जिसने कुछ अगर ट्रोल जो होते हैं ना 5 रुपए 2 रुपए वाले, ये इनसे इनसे दो दो हाथ कर लेते हैं और छोड़ते नहीं। मतलब कि वो फिर आदमी जो है अगले वाला भाग के खड़ा हो जाता है। हमको बहुत सारी बातें करनी है। तो मनीष भाई आपका फिर से बहुत बहुत मैं स्वागत स्वागत करना चाहूंगा और आप बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। कैसे ये बताइए आपकी मैं ऑडियो जो है ना, ये ऑडियो आपकी अनम्यूट। हाँ अब बताइए प्लीज। यस, अच्छा हूँ और आपसे मिलने देखने के बाद कल आपसे जो बातचीत हुई कुछ और अच्छा हो गया हूँ। अच्छा लगता है। एक्चुअली जैसा आपने कहा मैं लिखना पसंद करता हूँ, दिखना बहुत पसंद नहीं करता, अपनी प्राइवेसी है। लेकिन आपके साथ बातचीत और जैसा आपको देखा है मयूर भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप इतने लंबे समय से गुजरात में रह करके और ये स्वतंत्र पत्रकारिता, स्वतंत्र और रीढ़ वाली पत्रकारिता, मतलब जी पानी में रह के मगरमच्छ में बैर करना,
ये जो एक छोटा सा मुहावरा है, इसको अगर हम 1 लाख टाइम अगर उसको गुणा कर दें, तो जो होता है, तो वो गुजरात में रह कर के साहिब से बैर करना, ये आप करके और इसके बावजूद अपनी रीढ़ बनाए हुए हैं, तो ऐसे शख्स के साथ में स्क्रीन शेयर करने का अगर मौका मिलता, तो साहब मैं क्यों छोड़ता, मैं आपके पास हूँ आज। खैर, पर मेरा किसी से बैर तो है नहीं, आप जानते हैं। तो अगर वो कोई अगला ले लेता है उस तरह के, तो उस तरह से तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन सत्य और हाँ, बस असत्य का वो बैर बात। जो होता है, वो बनाया नहीं जाता, वो अपने आप चीज़ें खड़ी हो जाती हैं उस तरह से। पर ये बात है कि वो रीड वाली पत्रकारिता करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ये पेशा चुना है, तो फिर तो वो आपको फिर उस पेशे, वो पेशा मतलब कि अब कहते हैं प्रोफेशन या पेशा करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये इससे इससे पैसे की कमाई तो ठीक ठाक घर चल जाए उतना हो जाए, काफी हो जाती है, उतना ही जरूरी होता है। पर ये हमारे यहाँ एक बड़े बहुत ही एक साहित्यकार हो चुके हैं, नडियाद से थे वो। उनका पूरा नाम मैं ठीक से याद नहीं, इसलिए मैं उसका उच्चारण नहीं कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो जाए। उन्होंने उन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी 19वीं सदी में, और वो ये कहते थे कि ये पैसे कमाने का साधन नहीं होना चाहिए। अगर कोई अखबार अगर मुनाफा कर रहा है तो फिर वो अखबार नहीं है, मतलब उस समय तो अखबार ही निकाला करते थे। तो उनका तो ये बड़ा साफ कहना था। तो खैर, ये बड़ी आइडियल सी चीजें हैं, ये आदर्श की बातें हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं भाई, पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे, घर कैसे चलाएंगे, जिम्मा कैसे उठाएंगे, ये सब जरूरी होता है। लेकिन हाँ, ये अरबोपति खरबोपति बनने का जो जरिया है वो नहीं होता। अगर उस तरह से आप उस दिशा में ना चले, तो रीढ़ की हड्डी बड़ी सलामत रहती है भाई साहब। और फिर आप जो है, जो देश और देश की जनता के लिए जो होता है कहने के लायक, फिर वो आप आराम से कह पाते हैं। ये मैं इतना सर, कहना चाहता हूँ। बैंकिंग और पत्रकारिता, ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर नॉट फॉर प्रॉफिट होना, ये मैंडेटरी होना चाहिए। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि इसमें जो इन व्यवसाय में उतरे हुए लोग हैं, इन्हें किसी और व्यवसाय में शामिल होने का पूरा बैन होना चाहिए। ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर पूरा समाज और आधुनिक व्यवस्था टिकी हुई है, तो इसमें बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। ये साइड बिज़नेस नहीं बात हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। अब आप ये बताइए भाई कि ये जो तेजाब लाते कहाँ से लाते हैं, बड़ा लोगों को बड़ा चुभता है वो जो लिखते हैं। ये शैली आपकी मुझे बड़ी पसंद है, और लोगों को भी पसंद है। लोग इसलिए आपको प्यार करते हैं कि आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, और मतलब हटके हैं, और लोग बहुत सारे लिख रहे हैं, लेकिन आपकी जो लिखाई है वो बहुत हटके है। तो ये कैसे, मतलब आप ये अपने ऑर्गेनिक है, आपने डेवलप किया है, किस तरह से? नहीं, ऐसा कोई मैंने डेवलप किया हो इस तरह का नहीं है। देखिए, पढ़ने का शौक तो बचपन से रहा। मेरे फादर, मतलब मैं 77 का बर्थ है और मुझे याद है कि मैं 87 88 से इंडिया टुडे, माया, रविवार, हंस ऐसी मैगज़ीनें, मतलब पूरी थप्पी आती थी हमारे घर में और महीने भर कुछ न कुछ पढ़ते रहा करते थे। आगे चल के लिटरेचर पढ़ने का हमारे घर में बड़ी बहन थी हमारी, और वो पूरा प्रेमचंद से लेकर के वेद प्रकाश शर्मा तक पूरी उनकी लाइब्रेरी भरी हुई थी। हम भी उसका लाभ लेते थे। मैंने भी अपना शौक पाला। बाद में मुझे जेफरी आर्चर, मतलब इंग्लिश की जब नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया मैंने, जेफरी आर्चर मेरा फेवरेट रहे, थोड़ी-सी उनकी शैली को कॉपी करता हूँ। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जोड़ करके एक शैली विकसित ज़रूर हो गई है। लेकिन वो मेरे मन की बात है। जो भी मैं लिखता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको वैसा लिखता हूँ। मैं बहुत उसमें कोशिश नहीं करता कि शब्द बदलूँ। अगर इंग्लिश के शब्द से वो चीज़ मेरे दिमाग में पैदा हुई है, मैं एग्ज़ैक्टली वैसा का वैसा लिखता हूँ। तो और ये क्या है, आज की जो पीढ़ी है जिस भाषा में बात करती है, एक्चुअली उसके साथ तारतम्य इसका बैठ जाता है, इसलिए आपको वो पसंद जी, आता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आते हैं देश के हालात पर। आप, क्योंकि बेसिकली आप भी कमेंट करते हैं, सोशियो पॉलिटिकल कमेंट ही आपका होता है। अब भाई साहब ये बताइए कि आज इस वक़्त जब हम बात कर रहे हैं, आपके मन में वर्तमान स्थिति को लेकर, देश की और देश के नागरिकों की और देश के आला आकाओं की, सबको मिला के आप कैसे देखते हैं हमारी स्थिति को आज? सिर्फ देखिए, अभी का समाज हो या इतिहास के किसी भी दौर को उठा करके देखें, समाज बदलना चाहता है।
समाज के अंदर में कोशिश होती है कि जो यथास्थिति है उसको तोड़ा जाए, और रेजीम हमेशा ये चाहता है कि जो यथास्थिति है वो में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है ट्रांसमिशन में, क्या हमको दोबारा इसको जी। छूना पड़ेगा? नहीं, नहीं, आपका थोड़ा-सा जो है ना वो वहाँ से नेटवर्क आपका थोड़ा वो आ रहा है, ब्लर हो रहा है कभी-कभार, पर आवाज़ आपकी बढ़िया आ रही है और फिर वो अभी अभी जैसे अभी ठीक है, अभी दिख रहा है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। जी। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सो रेजीम की, हाँ, हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। तो रेज़ीम की कोशिश होती है कि वो यथास्थिति को बरकरार रखे, और इस तरह से समाज के बीच में और रेज़ीम के बीच में एक रिफ्ट तो हमेशा से रहा है, और समाज की जैसे-जैसे धारा बदलती है, रेज़ीम को उस हिसाब से बदलाव लेकर के आना चाहिए। लेकिन अभी हमारे समाज में ऐसा हो रहा है कि हमारा रेज़ीम जो है एक्चुअली धारा को आगे बढ़ाने की बजाय वो कहीं पीछे लेकर के जाना चाहता है। और ये आपको जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, जो सत्ता में है, उसके हर व्यक्ति को, चाहे पत्रकारों का आप उनके जो व्याख्याता होते हैं उनकी बात करें, या नेता हैं उनकी बात करें, उनके ट्रोल्स हैं उनकी बात करें, हर बातचीत में वो कहीं न कहीं लौट करके 1962, 1965, 1977, 1947 से लेकर के सिंधु घाटी तक, दे आर ऑलवेज़ लुकिंग इंटू रियर व्यू मिरर। देश को आगे अगर बढ़ाना है, तो यहाँ एक आम समाज और इस रेज़ीम के बीच में एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है, और ये चल रहा है। तो एक तो ये भूमिका है। दूसरा ये है कि ये भी एक स्ट्रॉमैन फॉल्सी है। स्ट्रॉमैन का मतलब ये होता है कि आपको कुछ अगर कहा जा रहा है, जैसे भैंस की एक कथा होती है ना, कि भैंस चुरा के उधर ले गए और घंटी को दूसरी तरफ बजाया जा रहा है। तो ये पीछे ले जाना भी जी। उस तरह का एक षड्यंत्र मुझे दिखाई देता है। क्योंकि एक्चुअल में देश की इकोनॉमी, अब आप देखिए कि 50 सालों में जितना, 60 सालों में जितना कर्ज हुआ था, उसका 5 गुना कर्ज हमारे पास पिछले 10 सालों में इकट्ठा हो गया। उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद तमाम तरह की हमने एसेट्स को बेचा, हमने रिज़र्व बैंक का पैसा ले लिया। इतने लाखों लाख करोड़ रुपया जा कहाँ रहा है? खर्च कहाँ हो रहा है? तो इससे होने वाला जो सवाल है, इसमें जो आप कहते हैं कोई करप्शन नहीं निकल के आ रहा, डेफ़िनेटली अगर इतना पैसा कहीं घुस रहा है और उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो कहीं न कहीं वो करप्शन के अंदर जा रहा है। आज नहीं समझ में आ रहा है, कुछ वर्षों के साथ समझ में आएगा। लेकिन इसकी जो रिपरकशंस होंगे, हमारे आने वाली 2-3 पीढ़ी भरेगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी 5-10 सालों का एक जो शहंशाही है, एक जो मौज है, इसका नतीजा आने वाले 30 सालों तक, 40 सालों तक इस देश को इसकी किस्तें भुगतनी है, और ये बड़ी भयावह सिचुएशन है। तो एक तो समाज की सोच पीछे की ओर, सेक्शनिज़्म की ओर, लड़ाई-भिड़ाई की ओर जा रही है। दूसरी तरफ जेब हमारी फटती जा रही है, खाली होती चली जा रही है, और ये स्थिति बनी रहेगा तो सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे हम आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में होंगे। अब भले ही उसमें आप तीसरी इकोनॉमी, 5वीं इकोनॉमी जैसी बात कर, सब फ़ार्स है, ऐसा मेरा मानना है। और ये समय है जब अगर आप प्रबुद्ध हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो लोगों को आपकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे, मैं ये इन्फ्लुएंसर शब्द पसंद नहीं करता हूँ। मैं कुछ जो व्यवसाय करता हूँ, उसमें एक स्कूल चलाना भी मेरा काम है। और फादर के नाम पे वो स्कूल है, और कोशिश यही रही है कि एक अच्छी एजुकेशन हम वहाँ पे दे पाएँ, संतुलित एजुकेशन, और आगे करियर एक फॉरवर्डिंग एजुकेशन दे पाएँ। यहाँ पर भी सोशल मीडिया में मैं वही एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, ट्यूशन को लेकर के कर जो है मुझे आप तक मुझे यहाँ खींच लाया है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप देख रहे हैं, हम और आप मिलके देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि जिस तरह से अच्छा कुछ चीज़ें जो है ना उसके पीछे मतलब हम कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है? कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाती है तुरंत कि हाँ, इसलिए हो रहा है। कुछ चीज़ें होती है जिसका लॉजिक, जिसका रीज़निंग, जिसका पीछे का कारण कभी कई बार समझ में नहीं आता है। तो उसमें बड़ी मतलब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि ये 3.0 बना उनका, ये नरेंद्र भाई का, मोदी साहब का, एनडीए वाला जो जो हुँ, उसके बाद हम देख रहे हैं चीज़ें लगातार अचानक से जो हैं वो धड़ाम से नीचे मतलब हर तरह से गिर रही है।
रेल व्यवस्था की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो रोज कुछ ना कुछ वहां पे हो रहा है देश में। हम और आप देख रहे हैं मनीष भाई कि छोटी छोटी, मतलब छोटे छोटे कारण के चलते भयानक हिंसाएं हो रही हैं, खून खराबे से लेके बहुत कुछ हो रहा है। कावड़ यात्रियों वाला मामला हमने देखा कि इस तरह से वो 1 महीना, सवा महीना तक जो है पूरा एक तरह से, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन बात सही है कि आतंक सा चला एक तरह से। उसको लेकर सरकार ने भी जो निर्णय लिया, फिर जो उस चीज को सुप्रीम ने मना कर दिया। और यौन शोषण की इन सब चीजों में जो अचानक जैसे लगता है कि मतलब एक जैसे दूध रखा हो हमने गैस पे और अचानक से उबाल आ जाए, है ना? वो स्थिति, मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आपको महसूस हो रहा है क्या ऐसा कुछ? सर, ये एक पूरा एक फिनोमेना है, ठीक है? साइकोलॉजी से शुरू होता है। आप एक जी। चीज को महसूस कीजिएगा, मौजूदा जो रेजीम है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसके जो फलसफे हैं, उसके जो नारे हैं, बिना गुस्से के आप उसको रियलाइज नहीं कर सकते, नहीं। अनलेस आपके अंदर बहुत क्रोध हो, बहुत आक्रामकता हो। एक बार कट करके दोबारा करने की आवश्यकता है क्या? हाँ, मुझे एक बार या लगता है मैं कि आप नेटवर्क ऐसा चेंज कर लूँ कीजिए। अपना कुछ इस तरह से? आप, हाँ, वो भी कोशिश करके देखिए। जी, आप कंटिन्यू कीजिए मनीष जी। जी। मयूर भाई, जी, जी। तो मयूर भाई, ऐसा है कि जो मौजूदा रेज़ीम है, उसकी जो सोच है, उसके जो नारे हैं, उसका पूरा फ़लसफ़ा जो है, उसको इम्बाइब नहीं किया जा सकता जब तक कि आप गुस्से में ना हो। और ये गुस्सा जी। मतलब एक पहली प्री कंडीशन है उनकी चीज़ों को रिसीव कर पाने की। इसलिए एक तरफ वो आपको तमाम तरह की बातें और हर दिन कुछ न कुछ सुबह आपके पास में एक मैसेज इस तरह से आएगा जिससे आप दिन भर नफ़रत में, गुस्से में, उनकी बातों को रिसीव करने के मूड में हो जाएँगे। अब आप सोचिए त्याग, अहिंसा, शांति, प्रेम, इस तरह की बातें टेम्परेचर को जो डाउन करती हैं, ये इनको नहीं सुहाती हैं। इसमें मार देंगे, काट देंगे, पाकिस्तान में घुस जाएँगे, घुस के मारेंगे, बदला ले लेंगे। वो देखो अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, वो देखो बांग्लादेश में। तो मेन उनकी कोशिश ये है कि आपके अंदर गुस्सा पैदा किया जाए सो दैट आप उनका पॉलिटिकल मैसेज को गैदर कर पाएँगे, नंबर 1। और उसका दूसरा रिपरकशन ये है कि समाज हमारा 24 घंटे, यूथ हमारा 24 घंटे किसी न किसी वजह से एक गुस्से में है। उसका एग्रेशन तो देखिए, जो ट्रोल्स को आप देखते हैं, जो आप अपने रिश्तेदारों से बड़े प्रेम से बातचीत किया करते थे किसी सब्जेक्ट के ऊपर में, अब वो 2 मिनट की बातचीत के बाद में वो ऐसे क्रोध में आ जाते हैं कि आपके पास आपसे लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। उनकी कोई बातचीत जो है वो तीसरे मिनट में पाकिस्तान, मुसलमान और ये इस तरह की बातें जो है ना, वो इतिहास में चले जाएँगे, वो मोहम्मद गौरी और गजनवी, इसके बगैर तो उनकी बात ही नहीं पूरी होती। तो ये एक कांस्टेंट आपको रिसेप्टिव बनाए रखने के लिए जो फीडिंग की जाती है, वो लगातार आपके दिमाग में बना हुआ और फिर इसका रिपरकशन दूसरी तरफ आता है, वो दंगों में हो सकता है, वो सोशल झगड़ों में हो सकता है, वो हर चीज़ में आपका वो गुस्सा झलक रहा है। नहीं, सवाल इसके पीछे जो मेरा मुख्य सवाल जो है वो ये है कि हम और आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमको ये सवाल हो रहा है और ये मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये ऐसी सोच क्यों उन्होंने जो है वो अ, लोगों के मन में, इधर लोगों बाहर के है क्या? विचारों में इस तरह, अगर ये हो जाए। हाँ, हाँ, ये बात ये सही है। ये मनीष भाई, मुझे सवाल ये है मेरे दर्शकों के लिए, आपको क्या लगता है कि ये जो ज़हर वाली सोच है, ये जो इतनी इतनी गुस्से वाली सोच और नफ़रत वाली सोच जो है, ये इसको लोगों के अंदर फैलाकर आखिर हासिल क्या करेंगे ये लोग? मतलब क्या चाहिए? क्यों करना चाहते हैं? सर देखिए, डिवीज़न जो होता है ना, फ़ियर की जो साइकोसिस होती है, वो लोगों को जोड़ती है।
एक तो लोगों को प्रेम से, सद्भाव से और एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व वाली बातें करके आप लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन वो बड़ा टाइम जी टेकिंग होता है। इमीडिएटली अगर लोगों को जोड़ना है तो आपको डर के माध्यम से कराना पड़ेगा, और इसलिए प्रतिदिन किसी न किसी विषय की वजह से आपको डर कराने की जरूरत की जाती है, जी और यही जी उनकी पूरी रणनीति रही। ठीक है, तो डर को आपके सामने वो लेकर के आते हैं। वही आप राहुल गांधी का यहाँ पे एक नारा बहुत सही लगता है, डरो मत। वो डरने की बात जरूर सिर्फ रेजिम से नहीं कह रहे हैं, वो आपके अंदर की जो फियर साइकोसिस है उसको जीतने की बात कह रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप देखेंगे हम भी बीच बीच में लिखते हैं तो गांधी को लेकर के बात करते हैं, बुद्ध को लेकर के बात करते हैं। अहिंसा आपको तब आप उसका आचरण कर सकते हैं जब आप अंदर से मजबूत होते हैं। भयभीत आदमी अहिंसा का आचरण नहीं कर सकता है। तो बात सही अभी है। हमको जिन आइकन्स की जरूरत है, इसलिए वो गांधी और बुद्ध की बार बार हमको चीजें पढ़ने की जरूरत है। यही हमारी सोसाइटी को सही दिशा दिखाने की तरफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे भाई, ये आप जो दो दो हाथ कर लेते हैं, ये जो आपके आपके एक्सपर्ट जो आते हैं और आपकी कमेंट, आपके आलेख पर टिप्पणियां करते हैं, ये सब करते हैं, तो बड़ा मतलब जनून जनून से जो है लोग आपके आके आपके जो है आपसे लड़ते हैं, फिर आप ऐसे ही इनको जवाब दे देते हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि जाने दें यार, कौन इनसे मतलब हम लड़ाएंगे, क्यों अपनी एनर्जी नहीं नहीं वेस्ट नहीं करेंगे? नहीं 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 आपको नहीं नहीं नहीं, ये ही सोच है। यही सोच है जिसने इनको बढ़ावा दिया है। दो चीजें हुई हैं यहाँ। एक तो इनको कोई आंसर मिला नहीं। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं, जो जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो देश की, जो भारत की एक पुरानी सोच है जिसमें हम किसी के साथ अनावश्यक उलझना नहीं चाहते हैं, तो शुरुआत के कई जी वर्षों तक तो लोग उलझते नहीं थे इनके साथ। दूसरा एक बिलीफ और था, ये जितना झूठ बोलते हैं वो वो एकदम ओपन दिए मतलब दिन के समय में साफ दिख जाने वाले झूठ होते हैं। तो हमको ये लगता था कि ये बातें स्वीकार नहीं होने वाली। अब ये समझ में आता है कि नहीं, ये चीजें इन्होंने जो बार बार झूठ बोला वो गोएबल्स के झूठ की तरफ सच बन गया है, और असली सच जो है वो सतह के नीचे कहीं जा चुका है। तो सच्चाई को अगर आपको सामने लेकर के आना है तो इनको तो जवाब देना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं, उस तरह का है, वास्तविकता तो ये है, कहना पड़ेगा। और जब आप ये कहते हैं तो वो गालियों के साथ आ जाते हैं। मतलब पहला ही लाइन हाँ तर्क का होगा, उसके बाद तो फिर गालियां ही गालियां होंगी, और बहुत सारे तो सीधे हाँ गालियों पे उतर के आ जाते हैं। डरा देंगे, 100 लोग अगर आ जाएंगे तो ये बंदा अपना ट्विटर बंद कर देगा, ये अपनी बातचीत बंद कर देगा, ये डर के घर में घुस जाएगा, और हम्म। वापस फिर उनको जीत मिल जाएगी। पलट के जवाब देना बहुत जरूरी है। गाली का जवाब गाली, अगर फैक्ट है तो फैक्ट का जवाब फैक्ट से। और एक चीज बिल्कुल सही आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं क्यों लड़ जाता हूं, मेरे पास जी फैक्ट्स हैं, मेरे पास जानकारी है, और मैंने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, तो मैं समझ रहा हूं कि उन चीजों की क्रोनोलॉजी क्या थी, रीजनिंग क्या थी, कॉन्टेक्स्ट क्या था। आज की डेट में आप जो बता रहे हो, इनके पास जो फैक्ट्स होते हैं, इनके पास जो बातें होती हैं, वो तो व्हाट्सएप से सुबह आया हुआ बुलबुला होता है ना। और उस मैं बुलबुले को आप कितनी दूर तक, कहां तक स्टैंड कर सकते थे, जहां 2 कमेंट 3 कमेंट 4 कमेंट तक चीजें जाती हैं, उसके बाद ये ठंडे पड़ जाते हैं। मेरा बहुत करीबी दोस्त है, मेरा भाई भी है, नजदीक नजदीक रिश्ते का मेरा भाई बनता है, कजिन है मेरा। उससे सुबह सुबह बात हो रही जी थी, वो भी मतलब ठीक ठाक उसको रुचि है, वो पढ़ने लिखने में, उसका व्यवसाय कुछ और है। तो मुझे सुबह सुबह जो है बौद्धिक चर्चा पे वो शुरू हो गया। मैंने कहा, आज मैंने कहा तुमने चाय कौन सी पी, ये बता। ठीक है, तो उसने कहा कि अच्छा, हम्म बोले यार तुम ये बताओ कि ये बात तो सच है ना कि सरदार पटेल ने ही, जब कश्मीर वाला इश्यू हो रहा था, तो गुरु गोलवलकर को कश्मीर नहीं भेजा था बात करने के लिए। मैंने कहा कहाँ लिखा है, तुमने कहाँ पढ़ा इस चीज को? मैंने कहा कहाँ, किस किस किताब में, ये बता मुझे तू। मैं अब तक मैं मुझसे रह गया पढ़ना, मैं पढ़ लूं इस चीज को, मुझे नहीं पता ये कब हुआ। बोले नहीं यार वो ऐसा है। मैंने कहा किस, कौन कह रहा है, कहाँ डॉक्यूमेंटेड है, किसने लिखा? क्या गुरु गोलवलकर ने कभी इस बारे में जिक्र किया? क्या कभी सरदार पटेल ने किया? किसी महानुभाव उस समय की थे मैंने कहा यार मैं तो इतिहास, तुम तो जानते हो लगातार मैं चाटने वाला आदमी हूँ, मुझे कहीं समझ में नहीं आया, पढ़ने में नहीं आया, तुमने कहाँ पढ़ लिया इस चीज को? अब मैंने कहा मेरा भाई है, मतलब ऑलमोस्ट इज अ वेरी नियर कजिन ब्रदर टू बी। वो भी जो पढ़ा लिखा आदमी है,
वो भी अगर मैं इसको नहीं इस तरह से पूछता तो शायद इसको सच मान लेता। आप समझ रहे हैं? नहीं, मनीष जी, आवाज आ इसमें रही है थोड़ी मेरी? सच्चाई है। कश्मीर का जब डिवीजन हुआ, कश्मीर का जब मामला चल रहा था, नॉट डिवीजन, तो उस समय पूरे कश्मीर में कहीं दंगे नहीं हुए एक्सेप्ट इन सम पार्ट ऑफ जम्मू। और उस डेट को अगर आप देखेंगे तो इस दौरान वहां श्रीमान गोलवरकर जी का एक विजिट हुआ था। मैं कोई नहीं, वो हुआ कनेक्शन था। जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन ये दो फैक्ट अगर आप अलग अगल बगल रखेंगे तो आपको चीजें नहीं, कुछ समझ में आ जाएंगी। और ये कहीं पर लेकिन सत्य नहीं है कि वो कहीं नेहरू के या भारत की सरकार की तरफ से किसी से कोई डिस्कशन करने के लिए गए थे। मैं वो वही बात कह रहा पूरी हूँ। तरह तो से मैंने झूठ है। मेरा सवाल वही था। मैंने कहा कि ये सरदार पटेल ने कहा हो गोलवरकर साहब को कि आप ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जाइए, ये कहाँ लिखा है ये बताओ। मैं उस मुलाकात को डिना नहीं करता, आपकी बात सच है, मैं जानता हूँ वो भी, वो गए थे वहां पे, उनकी एक विजिट, उनका प्रवास था वहां पे। पर क्या सरकार ने उस समय की जो बनी हुई सरकार थी, क्या उन्होंने भेजा था? पर इस तरह से चीजों को जोड़ दिया जाता है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं ना। और वो आधा सच या पूरा झूठ जो है वो फिर आपको घुट्टी बना के पिला दिया जाता है और लोग पी लेते हैं भाई साहब। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ, ये 10, 12, 14 साल से जो है वो अरे एक बहुत शुरू हुई है। मजेदार तो चीज ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद के साथ में मुलाकात जो थी वो गुरु जी, सावरकर ने करवाई थी। भगत सिंह, ये आजाद और हाँ, सावरकर अभी एक साथ मिले नहीं है, लेकिन इसके ऊपर में एक पूरी कथा पूरे व्हाट्सएप में चलती है और लोग उस बात को लेकर के लड़ने के लिए आते हैं। जिस बात का कोई सिर नहीं पैर नहीं, उसको फिर आप किस तथ्य से काटें। ओके, तो वहां पे फिर आपको व्यंग और मजाक करके ही उसको काटना पड़ता है। तो ये वही चीजें हैं और लोगों के दिमाग में बहुत गहरी घुसी हुई। आपको क्या लगता है मनीष भाई कि अभी ये जो हालात हैं ये और विषय विस्मय होंगे, या अब लगता है कि नहीं, ये धीरे धीरे रुकता जा रहा है और चीजें, वातावरण जो है स्वस्थ और स्वच्छ होगा मानसिक रूप से? आपको क्या लगता है, क्या क्या होने वाला है? अब एज एन ऑब्जर्वर बताएं। देखिए, एक तो ये है कि भारत का लोकतंत्र और भारत की जो जनता है वो अभी लोकतंत्र के हिसाब से पूर्णतया परिपक्व तो है नहीं। उसका नेताओं के व्यवहार आचार इन सारी चीजों के ऊपर में बड़ा ही ध्यान होता है। तो वो एडुना के किस्सों में बड़ा रुचि लेते हैं, वो और किसी नेता के, तो ये सब चीजें जो है वो हमारे दिमाग में आती हैं। दूसरा, नफरत झगड़ा हमारा एक कबीलाई इतिहास रहा है और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की बहुत सारी चीजें उससे दुष्प्रभावित रही भी हैं। तो एकदम से ये चीजें चली जाएंगी ऐसा तो नहीं है। बट यहाँ इनके साथ में दिक्कत क्या है कि इनके पास कुल मिलाकर के 25-30 झूठ हैं। ओके, 25-30 झूठ हैं और वो 25-30 झूठ लगभग एक्सपोज हो चुके हैं। अब आप रिपीट करते रहिए उसी उसी चीज को, लेकिन उनके ऊपर फैक्ट चेक आ चुके हैं, उसके ऊपर लोगों ने बहुत लिखा हुआ है, उसके ऊपर में जवाब मिलना शुरू हो चुका है। तो अब इनके पास अब नया एक झूठ और कहां से लेकर के आएंगे? अभी लेकर आ रहे हैं वो राहुल गांधी की कोई एक कोलंबियन कनेक्शन को लेकर के नया एक आइटम आया है। बट इस तरीके के हाँ, आइटम्स को लोग बाग अब एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी ही इनके सारे झूठों की तसली जो है वो खत्म हो चुकी है। आगे नया बनाएंगे वो एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा है। और अब देखिए, जब पेट भरा होता है तो लोगों को बहुत सारी मस्तियां सूझती हैं। तो हम लोगों ने अपनी कल्चरल और जो विश्वगुरु बनने वाली मस्ती थी 5-7 साल 8 साल कर ली है बढ़िया से। अभी जो है पेट के और रोजी रोटी के, रोजगार के, ये मसले वापस अब दिमाग में हावी होने लगे हैं। और जब ये बातें होने लगेंगी तो ये सारा का सारा जो एक फार्स का इन्होंने वातावरण बना के रखा हुआ है वो खत्म होने लगेगा। वो खत्म हो रहा है। आप इस बात को नोटिस कीजिए कि जिस उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा इस तरह की बातें होती थी, हमारे पास जो बहस करने लोग आते हैं वो ज्यादातर यूपी के हुआ करते थे और सबसे ज्यादा डेंट कहाँ पड़ा है। तो जी, ये एक बिल्कुल। शुरुआत है। जिन जगहों पे इन्होंने थोड़ा मॉडरेट रूप अपनाया हुआ था उन जगहों पे अभी भी वहां पे अब थोड़ा सत्ता की तरफ पहुंच जाए हैं, लेकिन जहां जहां चढ़ी पे थे वहां से ये उतार में। ये बात बिल्कुल, ये नजर तो आ रहा है, नजर आ रहा है। पर जैसे आपने कहा कि डेंट थोड़ा ज्यादा बड़ा लगा है, घाव थोड़ा थोड़ा गहरा लगा लगा गया है ये 10 सालों में। मैं तो 10 साल से थोड़ा आगे मतलब सोचता हूँ, वो शुरुआत मुझे लगता है हो चुकी थी 2010-11 से, वो अलग तरीके से हुई थी।
और इसीलिए वो अन्ना को एक चेहरा बनाया गया। और राजू पारंपरिक जी बहुत बढ़िया कहते हैं उसके बारे में, आप जानते होंगे राजू भाई को, राजू पारंपरिक को, तो वो बड़ा खुल के बताते भी हैं उन चीजों को, और तब हम भी समझ रहे थे, और देश में लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो शुरुआत तो हुई 2010-11 से, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि चीजें जो हैं वो पूर्ववत सामान्य हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, और हमारे जैसे बहुत सारे इस देश में लोग ये मानते हैं कि भाई रहना तो साथ ही में है, मतलब एक कहाँ जाएंगे, जमीन का टुकड़ा लेके कहीं अपनी अपनी जमीन लेके तो चल नहीं सकते ना, तो वहीं रहना पड़ेगा, जी। आप जहाँ रहते हो वहीं रहना पड़ेगा। तो सबको साथ ही में रहना है, तो फिर आप सोच लें कि झगड़ा करके रहना है या तो प्यार से रहना है। तो प्यार से रहना ही तो ठीक बात है। छोटे मोटे ठीक है मतभेद हो जाते हैं, वो किसी के साथ आपके होते रहे, लेकिन मनभेद जो है या तो वो नफरत जो है वो तो नहीं होनी चाहिए। तो वो उसका फिनाइल मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने ठीक ठाक तैयार किया है, नफरत कीड़े को मारने का जो फिनाइल है वो वो शायद राहुल गांधी ने अच्छी तरह से तैयार किया है, और ये सब लोग भी जुड़े हैं उनके साथ, जैसे ये नहीं, सब लोग मोहब्बत हैं की अखिलेश दुकान वाला जो एक उन्होंने जुमला कहा है, ये एक्चुअली दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। उसको उन्होंने जी। उठाया, ये बड़ी अच्छी बात है। वो बंदा कोर को पकड़ रहा है, अब कोर को पकड़ रहा है। बातें भाई साहब आपसे बहुत ज्यादा करनी है। आज थोड़ा नेटवर्क का भी आपके साथ इश्यू रहा है आपका, पर आज क्योंकि आधा घंटा हो गया तो हमको बताया जाता है कि भाई आप लंबा ना खींचिए, आप आधे घंटे में खत्म कीजिए, वरना बहुत सारी बातें करनी है। हमने एक बार वो कन्नन गोपीनाथन साहब जो है ना, रिटायर्ड आईएएस, उनसे हमने कुछ 1.25 घंटा लाइव कर लिया था, बहुत चला भी था, लेकिन हमारी आईटी टीम ने कहा कि साहब इतना मत कीजिए, फिर वो उसको बहुत सारे टुकड़े करने पड़ते हैं हमको। हमने कहा ठीक है, तो आज यहाँ बातचीत आपसे यहीं आप खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, लेकिन आपसे मिलते रहना है, बातचीत करते रहना है अलग अलग मुद्दों पर। हम लोग आज तो इन जनरल बात की, लेकिन स्पेसिफिक मुद्दों पर बात करेंगे आगे आने वाले समय में, और एट द उम्मीद एंड करते मैं हैं आपको कहना चाहूँगा, जी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, आपको 4 पीएम की पूरी टीम को, देखिए जब आप लोग जी शुरुआत किए थे आप लोगों ने, और बहुत छोटा चैनल हुआ करता था, और हम तो खोजते रहते जी थे मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग कुछ बात करने वाले, सही बात करने वाले लोग मिल जाएं, और तब से मैं 4 पीएम देख रहा हूँ अराउंड 2 इयर्स बैक, और बहुत छोटा चैनल जी हुआ करता था, और व्हाट अ फिनोमिनल ग्रोथ यू पीपल हैव अचीव्ड। और साहब ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप लोग सच के साथ में रहे, आप लोग अपनी रीढ़ मजबूत करके रहे, आपके संजय भाई हैं, आप हैं, और तमाम जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उन ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में और स्टूडियोज में घुसने नहीं दिया जाता है, अब अभय सर हैं जैसे, तो इन लोगों को आपने यहाँ मंच दिया, और अब उनके साथ में जुड़ करके जो काम कर रहे हैं ना, ये फोरम खड़ा जी करना, बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से भी और आपके मिशन के लिहाज से भी, ये बहुत शानदार आप लोगों का काम है। पूरी टीम को मैं आपको बधाई देता हूँ, जी जी। शुभकामनाएं देता हूँ, और ये मैं कहना चाहूंगा कि भाई इच्छा कि आपका चैनल 4 काफी आगे बढ़े, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल्स में इसका नाम आने वाले 4-5 साल में लिया जाए। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपको दर्शकों को, आप शायद अब ये ऐसी थोड़ी कैजुअली बात कर रहे हैं तो ठीक है, अब तो वैसे हमारा कार्यक्रम का फॉर्मेट भी बड़ा वही होता है, वो तान तुम के तो बैठते नहीं है, ऐसे ही बात करते हैं। तो अभी 18 तारीख को जब हमने हमारे यहाँ जो हमारा हेडक्वार्टर वही है 4 PM का, तो 18 तारीख को एक कॉन्क्लेव किया गया था, जहाँ पे हमारे जो नेशनल चैनल जो है 4PM, उसके कुछ 60 लाख के ऊपर, 6 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर हुए, तो उसका उसका सेलिब्रेशन था। अब यकीन मानिए, मैं और संजय भाई जीवन में पहली बार तब मिले हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं साथ। संजय शर्मा जी हमारे फाउंडर एडिटर और मैं उस पहली बार मिले, एक दूसरे से रूबरू हुए हैं पहली बार। मजे की बात यह है कि आपने कहा तो मैं थोड़ा ये भी बता दूं, संजय भाई जो है हमारे, वो ऐसे एक बड़े मतलब ऐसे बहुत ही शायद कम मैंने संपादक देखे, मैं खुद भी संपादक रहा हूं अखबारों का और चैनल का, और चैनल मतलब कुल मिला के ऐसे बहुत देखे कम, जो कि कहीं भी एडिटोरियली कोई कोई ये कभी फोन ही नहीं आता है कि आप ये मत चलाना, या ये थोड़ा आप इसको थोड़ा आप जो है वो कर देना, थोड़ा माइल्ड कर देना, या तो यार ये चलाना ही नहीं है, ये अपनी लाइन ही नहीं है, ऐसा कुछ आज तक नहीं है। आप यकीन मानिए, हमारे महीने में शायद एक आध बार बात होती हो तो फोन पे, वो भी एक आध बार शायद। तो इतना मतलब जो स्वतंत्रता क्या की बात बात होती है ना, तो हाँ मैं सच बता रहा हूँ, और दर्शक भी शायद पहली बार जान रहे हैं, ये कभी तो इतना फ्रीडम जो है हमारे यहाँ है।
और हर एक को बस काम करना है और नहीं, काम करते रहिए, अच्छा काम कीजिए। एक लाइन क्लियर है कि हमको तो जनता की आवाज बनना है और एस्टैब्लिशमेंट को सवाल पूछना है, एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी बैठा हो। बस सिंपल सी लाइन है और कुछ नहीं। यही एडिटोरियल लाइन है हमारी। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे संपादक का लेसन मिलना है, भी देखिए वो बड़ी बात होती है, कि मतलब वो पूरे भी एक किस्मत देश वाली में बात सिर्फ है। एक ही आदमी के पास में एक पत्रकार है, या 10 पत्रकार जब मिलेंगे तो उनकी सोच वो 10 फोल्ड बढ़ने वाली है। एक व्यक्ति की सोच से चीजें जब चलती हैं, 70 सालों का जो विकास होता है उसके ऊपर भी एक ढक्कन लग जाता है। और आप लोगों ने जब 10-15 लोगों ने मिलकर के अपनी स्वतंत्र सोच से पूरा घोड़ा दौड़ाना शुरू किया है, तो देखिए 2 साल में कहां से कहां पहुंच गए। ये डेमोक्रेटिक बस लेसन यही है। और हम बस यही और कोशिश भी करते हैं कि हम जितने आप जैसे जितने भी जो जो लोग हैं जो बड़ी चिंता कर रहे हैं देश के बारे में और सही सोच रहे हैं, उन सबको भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जोड़े ताकि दर्शक जो है उनसे रूबरू हो पाए, वो बात सुने। मैं हमेशा कहता हूँ अपने कार्यक्रमों में मनीष भाई कि अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खुला रखें, है ना, ये बंद मत करें इसको। और बंद बंद जो चीज होती है ना वो पड़ी पड़ी सड़ जाती है, उसमें सड़न आ जाती है। तो आज ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे और बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, आपने हमसे बातचीत की, दर्शकों से बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मनीष थैंक यू, सिंह साहब शुक्रिया थे बुलाने आप के लिए। जी। तो मनीष सिंह साहब थे। आज तो हमने इन जनरल बात की है, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि वो जो पहली बॉल डाली जाती है थोड़ा वार्म अप सा होता है, तो हमारा वार्म अप था। लेकिन उनसे बात करते रहेंगे, स्पेसिफिक मुद्दों पर बात करेंगे उनसे आने वाले दिनों में। अब आप ये बातचीत आपने सुनी है, उनके वहां से थोड़ा एक नेटवर्क का इश्यू था। कोशिश करेंगे अगली बार जब बात हो तो वो इश्यू ना रहे। पर बातचीत आपने जो सुनी, आप तक पहुंची, वो कैसी लगी आपको, वो आप हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइएगा। और पसंद आई हो तो भाई फिर हम हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि फिर वीडियो को लाइक कीजिए, उसकी जो लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि और लोगों के जो अगर किसी के बंद दरवाजे खिड़की हैं दिमाग के तो उन तक पहुंच के वो नॉक नॉक करें। और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। और हमारे आपके आसपास जो मित्रगण रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनसे भी आप सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।